भलाई है। कुछ ऐसा ही नोएडा में भी देखने को मिला, जहां सेक्टर 71 में रहने वाले अजय पांडे के पास एक ऐसा कॉल आया जिसके झांसे में वो फंसने ही वाले थे, लेकिन फिर उन्हें मोबाइल पर साइबर जागरूकता संदेश याद आ गया और उन्होंने साइबर ठगों को ही ठेंगा दिखा दिया। अजय पांडे, जो RWA के पूर्व अध्यक्ष भी हैं, उनके पास एक महिला का कॉल आया जिसने उन्हें कई मुकदमों में फंसाने का डर दिखाते हुए साइबर अरेस्ट करने की कोशिश की। इस दौरान इस महिला ने न सिर्फ अजय पांडे के परिवार के बारे में जानकारी दी, बल्कि उनसे वीडियो कॉल पर भी जानने की कोशिश की कि क्या वो अकेले हैं या नहीं। इस पूरे वीडियो को हम आपको दिखाते हैं और आप समझिए कि किस तरह से जो साइबर ठगी का खेल है वो खेला जा रहा है, और आपको भी इस वीडियो के माध्यम से सतर्क रहने की हम कोशिश कर रहे हैं। जी गुड मॉर्निंग मिस्टर पांडे, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताएं। जी मैं रिपोर्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें आपको क्लियर करती चलूंगी। इस रिपोर्ट में जाके कुछ लीगल इफेक्ट्स हैं, ठीक है? ये रिकॉर्ड स्टेटमेंट कोर्ट में जाएगा एज एविडेंस, ठीक है? आपकी कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? आप इससे बात नहीं करेंगे, किसी कॉल रिसीव नहीं कर सकते, कहीं जा नहीं सकते, ठीक है? अगर कोई भी थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व होती है या किसी तरह की आपकी सस्पिशियस एक्टिविटी होती है तो सेक्शन 209 ऑफ द आईपीसी के तहत आपको 3 साल का जेल और 10 लाख फाइन हो सकता है, मिनिमम, या दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है? तो आपके श्योर है कि इस रिकॉर्डिंग में कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं होगा? कोई नहीं, कोई भी इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है। फैमिली में कौन कौन है आपकी? मैं, वाइफ और मेरे 2 बच्चे। एक बेटा मेरा दुबई सेटल्ड है और बड़ा बेटा मेरे साथ रहता है। साथ रहता है। अभी इस समय घर में कौन कौन है आपके साथ? मैं, मेरी वाइफ, हमारे साथ तो मैं, मेरी वाइफ और मेरा बेटा है, लेकिन मैं अभी फिलहाल अपने ड्राइंग रूम में बैठा हूँ अकेले। ठीक। तो आप अगर कॉल पे इसमें थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होता है तो आपको पता है कि ये स्टेटमेंट जो है वो कोर्ट में जाएगा। जी। हाँ, तो आप रूम लॉक है आपका? बिल्कुल। दिखाइए मुझे। आपने अजय पांडे की वो बात सुनी जो उनके पास कॉल आया। कॉल एक महिला का था। महिला क्या कह रही थी? महिला ये कह रही थी कि आपके ऊपर कई मुकदमे हैं और उन पर उनको फंसाने का डर दिखाया गया है। दरअसल जब इस तरह के कॉल आपके व्हाट्सएप पर आते हैं, इसे साइबर अरेस्ट कहते हैं, ताकि वो आपसे पैसा ऐंठ सके। कई बार कुछ लोगों के मोबाइल पर पुलिस वालों के नाम से कॉल आते हैं और ये सारे जो कॉल्स होते हैं ये व्हाट्सएप के जरिए किए जाते हैं ताकि ट्रेस करने में मुश्किलात हो। कई बार जो कॉल्स होते हैं वो ऑडियो के फॉर्म में होते हैं, कई बार जो कॉल्स होते हैं वो वीडियो के फॉर्म में होते हैं। दरअसल जो ठगी करने वाले हैं वो सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप अकेले हैं या नहीं। अब आपको हम कुछ सावधानियां बता रहे हैं कि फोन और इंटरनेट के इस्तेमाल में जो सावधानियां हैं वो बरतनी चाहिए। किसी भी संदिग्ध ईमेल या लिंक को तुरंत ओपन ना करें। दूसरा, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए ये सावधानी जो है वो आपको बरतनी चाहिए। संदिग्ध अगर कोई गतिविधि हो उसकी तुरंत आपको शिकायत करनी चाहिए। कानून का डर दिखाने जो ठग हैं वो दिखाते हैं और उसको लेकर आपको सावधान रहने की जरूरत है। जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि जब इस तरह के कॉल्स किए जाते हैं तो उन कॉल में आपको डराने और धमकाने की कोशिश की जाती है। आजकल की जो साइबर ठगी है, जो साइबर अरेस्ट करते हैं, उसे 2 फॉर्मेट में करते हैं। पहला, आपके खिलाफ मुकदमों का जिक्र करते हैं कि आपके खिलाफ फलाना कोर्ट में इस तरह का मुकदमा दर्ज हो गया है, आपके नाम पर समन इशू हो गया है और आपको अदालत में पेश होना पड़ेगा। और दूसरा, पुलिस वाले के नाम पर वो फोन करते हैं। कई बार जब इस तरह के कॉल्स आते हैं तो उसमें नकली और फर्जी जो है वो डीपी भी किसी पुलिस वाले की लगाई जाती है, ताकि जब आप वो कॉल करें तब आपको ये लगे कि किसी थाने से किसी व्यक्ति ने फोन किया है। जब इस तरह के फोन्स आते हैं तो उसमें यह कहा जाता है कि आपका बेटा या आपका कोई रिलेटिव, पहले जो साइबर ठग हैं उसकी पूरी जानकारी लेते हैं कि आपके घर में कौन है, परिवार में कौन है, और उसके बाद आपको कॉल करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि आपके बेटे को हमने थाने में बंद करके रखा हुआ है। अगर आप अपने बेटे को छुड़ाना चाहते हैं तो जो अमुक पैसा है, यानी जितनी वो रकम मांग रहे हैं वो रकम आप ट्रांसफर कर दीजिए। इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जो हैं वो संतोष पाठक हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। संतोष, आपने ये जो पूरी खबर दर्शकों तक पहुंचाई, ये खबर
एक जागरूकता के तौर पर है। जो लोग, चूंकि अजय जी की हम बात करें तो अजय कुमार पांडे जो हैं वो पूर्व RWA अध्यक्ष रहे हैं, वो जागरूक इंसान है, लेकिन जिस तरह की कॉल्स आ रहे हैं उसमें एक आम आदमी है वो जरूर फंस सकता है। तो ऐसे में सतर्क रहते हुए किस तरह से इस तरह के कॉल्स को अटेंड किया जाए, इसका एक जीता जागता उदाहरण अजय कुमार पांडे हैं। लेकिन अब इस मामले में आगे की कार्रवाई क्या हुई? कॉल आया, अजय कुमार पांडे जी ने उसे डील भी कर लिया, लेकिन क्या वो महिला ट्रेस हो पाई? क्या उनकी तरफ से कोई शिकायत की गई? क्या इसकी कोई जानकारी है आपके पास? जी, सबसे बड़ी बात है जो इनके पास कॉल आई थी तो इन्होंने बड़ी सतर्कता, क्योंकि पहले भी नोएडा पुलिस बार बार लोगों को अवेयर कर रही है कि अगर कोई भी कॉल आती है तो पहले आप इसको जानें कि कौन अधिकारी है, वो वहाँ पोस्टेड है कि नहीं पोस्टेड है। और अगर CBI ऑफिसर बन करके या कुछ इस टाइप के कॉल्स आ रहे हैं तो लगभग ये फर्जी आ रहे हैं, क्योंकि CBI सीधे एक आम पब्लिक को, सीधे नागरिक को फ़ोन करके पार्सल की या पैसे की डिमांड नहीं कर सकती। तो अजय पांडे ने भी उसको करते हुए अपनी पत्नी को उन्होंने एक तो कहा कि वीडियो बनाए और उस अधिकारी से लगातार वो बात करते रहे, जिससे कि देर तक उसकी बात को समझा जा सके और रिकॉर्डिंग हो सके। पूरी उन्होंने डिटेल करने के बाद साइबर थाना सेक्टर 36 नोएडा को जा करके उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखी, उसमें पूरी जानकारी दी कि उनके पास ऐसे ऐसे कॉल आया था और उन्होंने सतर्कता के साथ सावधानी बरतते हुए उस फ्रॉड को होने से वो बचे हैं। और उन्होंने इसलिए भी पुलिस को ये जानकारी दी कि जिससे पुलिस आगे लोगों को बता सके कि कैसे लोग बच सकते हैं इनके चंगुल में फंसने से। लेकिन अब आगे क्या होगा संतोष इस पूरे मामले में? संतोष पाठक जी, अब आगे क्या होगा? किस तरह से पुलिस जो है वो कार्रवाई करेगी? पुलिस इसकी IP को सर्च करती है कि ये जो IP है, जो कॉल आई थी वो कहां से कनेक्टेड थी, कहां से कॉल आई थी और कॉल करने वाले किसके नाम पे वो कनेक्शन था। उस पूरी डिटेल को सर्च करने के बाद उसमें पता करती है तो उन लोगों तक उससे पहुंचा जा सकता है जो फ्रॉडिया हैं या जो CBI ऑफिसर बनकर के लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं, उन तक उसी कनेक्शन के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। तो पुलिस उस पर पूरी छानबीन कर रही है। उन्होंने साइबर के बाद उन्होंने सर्विलांस को दे दिया गया है, अपनी टीम को दे दिया है कि IP कहाँ की है और कनेक्शन किसके नाम पे है, उसकी पता किया जाए, उसकी जांच की जाए। अभी तक अगर हम नोएडा की बात करें तो इस तरह की कितनी जो शिकायतें हैं वो पुलिस तक पहुंची है? जिस IP एड्रेस को सर्च करने की आप बात कर रहे हैं, ये ट्रैक करना मुश्किल होता है। ये इतना आसान नहीं है कि किसी ने कॉल किया हम पता कर लिए। कई बार IP एड्रेस कहीं और के निकलते हैं। तो अभी तक कितने मामलों में कितने साइबर ठग गिरफ्तार हुए हैं और कितनी शिकायतें आ चुकी हैं? जी, अगर हम खाली 1 महीने की बात करें तो 1 महीने में 3 दर्जन से अधिक शिकायतें साइबर पुलिस को मिली हुई हैं। तो साइबर पुलिस तक भी मामला तब पहुंचता है क्योंकि पहले आदमी अपने संबंधित थाने में जाता है, तो हर थाने में एक साइबर सेल बना हुआ है। साइबर सेल से फिल्टर्ड होकर के शिकायतें फिर साइबर थाना, जो नोएडा में एक थाना है, वहां पहुंचता है। इस तरीके से उस पूरे प्रकरण की जांच की जाती है। और रही बात कि कितने ठगी के मामलों के खुलासे हुए हैं, तो अब तक साइबर थाना कम से कम आधा दर्जन से अधिक लोगों को पकड़ चुका है, उनके अकाउंट्स को सीज कर चुका है और कई लोगों की पैसे भी रिकवरी करके उनको वापस भी दिलाया जा चुका है। संतोष, एक सवाल ये भी उठता है कि क्या ये एक संगठित अपराध है या फिर ये जो अपराध करने वाले जो लोग हैं वो अलग अलग हैं, या फिर कोई ऐसा एक चेहरा है जिस तक अभी जांच एजेंसी नहीं पहुंच पाई है और उस चेहरे के अंडर ही ये सारे लोग जो हैं वो काम करते हैं? जो पुलिस का जो मानना है, पुलिस का कहना है कि ये एक संगठित अपराध नहीं है। उनका मानना ये होता है कि इसमें साइबर कि जैसे AI का जो एक्सपर्ट, अब साइबर के लोग तमाम एक्सपर्ट होते जा रहे हैं, पढ़ाई करते चले जा रहे हैं। और उनका ये भी मानना है कि इसमें अधिकतर कम एज के बच्चे, जो 20 से और 30 के जो कंप्यूटर और IT एक्सपर्ट हैं, वो बच्चे कई तरीके से इस गैंग के रूप में काम कर रहे हैं। और वो इंडिया के ही तमाम हिस्सों में बैठ करके वो IP इस हिसाब से क्रिएट करते हैं कि जब वो आदमी देखता है या पढ़ता है तो वो कॉल या तो पाकिस्तान से आती हुई दिखाई पड़ती है या कनाडा या कई अन्य देशों से दिखाई पड़ती है, जबकि वो IP का प्रयोग भारत के ही किसी हिस्से या किसी कोने में बैठ कर के किया जा रहा होता है। जब ये कॉल्स किए जा रहे होते हैं, जब इस तरह की चीजें की जाती हैं, तो इसका मतलब ये है कि दिमाग बेहद शार्प है। और शार्प दिमाग का मतलब जाहिर तौर पर तालीम कहीं से हासिल की होगी,
तो क्या ये पैटर्न भी पता चल पाया कि ये सारे जो नोएडा की अगर हम बात करें, जो गिरफ्तार हुए जो बच्चे हैं, अगर हम 25 से 30 की बात करें या लड़के हैं, क्या एक ही इंस्टीट्यूट से हैं या अलग अलग इंस्टीट्यूट से आए हैं? तालीम कैसे हासिल की, कैसे ये चीजों को ऑपरेट करते हैं? नहीं, इनमें जो पुलिस ने जो पकड़े थे, तो इनमें कुछ तो वो पकड़े गए थे जिनके अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफर होता था। मतलब वो एक प्रकार से किराए पर अपना अकाउंट देते थे। तो तमाम तो वो लड़के पकड़े गए जिनके अकाउंट में पैसा फ्रॉड का ट्रांसफर हुआ और उस पैसे को इन्होंने फिर आगे पास कर दिया। तो बीच में क्या होता था कि इनको कोई डिटेल नहीं पता होती थी, इन्हें खाली इस पैसे को अपने अकाउंट में लेने के लिए एक हिस्सा मिल जाता था। तो ऐसे तमाम बेरोजगार युवक उन लोगों का मोहरा बन जाते थे। अब रही बात जो इस पूरे गैंग को एक्सपर्ट ऑपरेट कर रहे हैं, तो जो पुलिस से जानकारी मिली है, इसमें तमाम बच्चे आईटी के एक्सपर्ट और साइबर के एक्सपर्ट हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने मतलब या तो कंप्यूटर में एक्सपर्ट हैं या एआई के उन्होंने पढ़ाई की हुई है और पूरा साइबर को सिस्टम को वो समझते हैं। किस तरीके से आईपी क्रिएट करना है, कैसे कंप्यूटर से कॉल करनी है कि, और आप सोचिए ना कि सबसे बड़ी बात है कि आईपी हम ऐसे क्रिएट कर रहे हैं कि कॉल आदमी को बाहर के देशों से दिखाई पड़ रही है, जबकि कॉल हम इंडिया के ही किसी हिस्से से कर रहे हैं। तो मानी बात है कि वो आईटी का एक्सपर्ट बंदा ही या एक्सपर्ट बच्चा होगा, तभी वो इस तरीके की चीजों को क्रिएट कर पाएगा। लेकिन संतोष, ये भी सवाल उठता है कि जो इस तरह की चीजों को क्रिएट करते हैं, आईटी के जो एक्सपर्ट हैं, ये बेरोजगार युवकों को टारगेट कैसे करते हैं, कैसे उन तक पहुंचते हैं? क्या ये रिलेशन में होते हैं या किस जरिए से पहुंचते हैं? क्योंकि वो जरिया भी जानना जरूरी है। जो पुलिस का कहना है कि जैसे बेरोजगारी के तमाम अलग अलग साइट्स पे ये निकलते रहते हैं कि भाई आपको रोजगार की जरूरत है या आप अपना व्यापार करें। इस तरीके से शॉर्ट में नोटिस दिया जाता है, एडवर्टाइज किया जाता है, जिससे कि लोग कनेक्ट करते हैं कि भाई हम घर बैठ के व्यापार कैसे कर सकते हैं। तो जब वो कॉल करते हैं तो जो गैंग ऑपरेट करने वाले लोग हैं या जो आईटी के एक्सपर्ट लोग हैं, वो बातचीत से इतने शार्प होते हैं, उनको ये पता होता है कि कौन सा आदमी बेरोजगार है, कितना मजबूर है, किस तरीके से इसको फंसाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात पुलिस ने अभी तक एक बात और बताई है, जिन अकाउंट्स को वो एक बार यूज कर लेते हैं उसको दोबारा वो यूज नहीं करते हैं। मतलब वो हर बार एक नए शिकार को फंसाते हैं, उसके अकाउंट को यूज करते हैं और उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। लेकिन संतोष, सवाल ये भी उठता है कि जब लड़के इंटरव्यू के लिए जाते होंगे, मान लीजिए साइट पर एक आवेदन निकला कि अगर आपको नौकरी पानी है, 18 से 20 हजार रुपए की नौकरी हमारे पास है, आप आइए और क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, या फिर क्वालिफिकेशन 8वीं या 10वीं मान लीजिए कर दिया। जब ये लड़के उन तक जाते हैं और ये कहते हैं कि आपको अकाउंट में एक रकम जो है वो ट्रांसफर होगी, लेकिन उनका काम क्या होता है? जाहिर तौर पर वो पूछते होंगे ना कि केवल अकाउंट में रकम ट्रांसफर करना ही काम है या इसके अलावा काम क्या है? क्या उन लड़कों से जब बात पुलिस वालों ने की होगी, पूछताछ की होगी, तो क्या इसकी भी जानकारी निकल कर आई क्या कि किस तरह से ये माइंड को पूरी तरह से वॉश करते हैं ये लोग? हाँ, इसमें सबसे बड़ी बात जो इंटरव्यू होता है वो ऑनलाइन होता है। इंटरव्यू के लिए इन लड़कों को वो किसी भी प्लेस पर बुलाते नहीं है, वो ऑनलाइन जूम के माध्यम से या अन्य और जो मतलब उपक्रम है, साधन है, उनके माध्यम से इंटरव्यू होता है। वो लोग व्यक्तिगत रूप से किसी बच्चे से मिलते नहीं हैं। और दूसरी बात, जो पुलिस से बातचीत हुई कि अकाउंट्स कैसे लिए जाते हैं और किस पर्पस से लिए जाते हैं, तो पुलिस का कहना है कि अभी तमाम चीज़ों जो जांच हो रही हैं और बहुत सी चीज़ों को पब्लिकली नहीं बताया जा सकता। क्योंकि जो साइबर अपराधी हैं फिर वो उन बातों से